ईरान में मौत की संख्या हुई 500 के पार। आखिर कब करेंगे ट्रंप खामनेई पर वार? जी हां, ये सवाल पिछले कई दिनों से इतनी बार पूछा जा चुका है कि अब लोगों को ऊबन सी होने लगी है और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि आखिर अमेरिका कोई हमला करेगा भी या फिर ट्रंप सिर्फ व सिर्फ गीदड़ भपकियां ही देते जा रहे हैं। इसके साथ ही एक दावा और भी हो रहा है, बहुत ज्यादा ही किया जा रहा है ये दावा। वो दावा ये है कि क्या ट्रंप की खामनेई के साथ कोई गुप्त डील चल रही है, कोई समझौता चल रहा है पर्दे के पीछे जो सामने से नजर नहीं आ रहा। और इसके साथ ही एक और बात हो रही है कि जो ईरान के निर्वासित प्रिंस हैं, जो 50 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, निर्वासन काट रहे हैं, उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि वो ईरान आएंगे, लेकिन क्या खामनेई सत्ता में रहते हुए, जीवित रहते हुए उन्हें ईरान की धरती पर कदम रखने देंगे? ये वो सवाल हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज बातचीत में कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपना ही परिचय करवा देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आपने देखना शुरू कर दिया है तर्कश। तो आज हमारे साथ बातचीत में जो दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनका नाम है कर्नल दिनेश नैन, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ रहे हैं, वो भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले हम देवनाथ सर के पास ही चलते हैं। देवनाथ सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा मौत के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि ईरान का जो सच है इस वक्त का, वो सामने नहीं आ पा रहा। वहां सबको पता है कि मीडिया की स्वतंत्रता उतनी नहीं है जितनी बाकी के लोकतांत्रिक देशों में होती है। इसीलिए मौत की संख्या भले ही 500 बताई जा रही हो, लेकिन ये इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। आपका क्या मानना है सर? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान से जो खबरें आ रही हैं शायद आज़ादी के साथ बाहर नहीं आ रही हैं। जो भी खबरें बाहर आ रही हैं वो दूसरे, तीसरे, चौथे रास्ते से वापस आ रही हैं। खबरों में दो तरह की खबरें आपको एक्सट्रीम में मिल जाएंगी। एक तरफ तो वह खबरें छन छन के आ जाती हैं कभी कभी बाहर, जो कि ईरान की सरकार, आयतुल्लाह खमेनी के प्रवक्ता या दूसरे सरकारी अधिकारी दे रहे हैं। इन बयानों में आप देखेंगे कि तीन चीजें मुख्यतः कही जा रही हैं कि एक, जो आक्रोश है जनता का, उसको अमेरिका और इजराइल यानी सीआईए और मोसाद जो हैं वो मिलकर हवा दे रहे हैं। दूसरी, ईरान की तरफ से जो सरकारी बयान आ रहे हैं उसके हिसाब से जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे हैं वो बहुत कम संख्या में है और शायद विदेशी इन्फ्लुएंस में है। और तीसरी बात है कि जो कैजुअलिटी फिगर्स है बहुत कम है। कोई ईरानी सरकार के प्रवक्ता बोलते हैं 70-80-100। इसी के विपरीत पश्चिमी मीडिया जो है, जो कि शायद बहुत ज़्यादा उत्साहित है, वो शायद अमेरिकन इन्फ्लुएंस में भी है। शायद कुछ हद तक वो सीआईए और मोसाद का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मनोवैज्ञानिक युद्ध, उसका भी हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, बड़ी तादाद पर लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर रही है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि बड़ी तादाद पर ईरान की सरकार दमन चक्र चला रही है। 500 से ज्यादा, कुछ पश्चिमी चैनल दावा कर रहे हैं कि 2500 से ज्यादा लोग हताहत हो गए हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पश्चिमी न्यूज एजेंसीज फैला रही हैं या कहने की कोशिश कर रही हैं, वो ये है कि ईरान में अब जो जलजला, जो बवाल उठा है, वो अब खुमैनी सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो आज रात को ही या कल सुबह तक ही ईरान में ईरान की जनता टपटा पलट कर देगी। जी देवनाथ सर, एक और सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या सच में अमेरिका गंभीरता से इस बारे में सोच रहा है कि उसे ईरान में हस्तक्षेप करना चाहिए, फिर चाहे वो सैन्य हस्तक्षेप हो या एक सीधे हवाई हमला करना हो या अपने सैनिकों को उतारना हो, या फिर आर्थिक मोर्चे पर तो बहुत सारे प्रतिबंधों को लगा ही चुका है। व्हाइट हाउस इस बारे में क्या सोच रहा है अभी ईरान में जो कुछ चल रहा है? वैभव, व्हाइट हाउस में जो कुछ हो रहा है या डोनाल्ड ट्रंप को उनके एडवाइजर जो बोल रहे हैं, उनको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि अगर किसी देश में कच्चा तेल होता है, ये 300 साल, 200 साल, 100 साल की कहानी है। किसी देश में तो कच्चा तेल होता है तो अमेरिका उस देश में इंटरेस्टेड होता है, चाहे वो सऊदी हो, जॉर्डन हो, लीबिया हो, इराक हो, वेनेजुएला हो।
अमेरिका को शौक है कि जो भी एनर्जी के सोर्स हैं वो अमेरिका के कंट्रोल में होने चाहिए, चाहे दोस्ताना रवैया से या दूसरे तरीके से। दूसरी बात जो है, अमेरिका की एक दिक्कत है, हम कह सकते हैं कि अगर ईरान में समझो कच्चा तेल नहीं होता और ईरान में सिर्फ कद्दू की खेती हो रही होती, केले की खेती हो रही होती, तो फिर शायद अमेरिका को ईरान में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। अब पश्चिम एशिया, हम लोग कहते हैं पश्चिम एशिया, और यूरोप और अमेरिका के लोग बोलते हैं मिडल ईस्ट। सारे जितने देश थे आज से 40 साल पहले थे, 30 साल पहले थे, वो काफी हद तक रूस के इन्फ्लुएंस में आते थे। चाहे हम मिस्र का नाम ले लें, लीबिया है, इराक है, ईरान भी काफी हद तक शाह के गिरने के बाद 1979 के बाद का जो ईरान है, ये सारे देश जो हैं, सीरिया है, ये सब रूस के ज्यादा नजदीकी थे। लेकिन पिछले 20 साल 10 साल में एक एक करके सभी देशों में जो रूस का इन्फ्लुएंस था वो कम कर दिया गया। आज की तारीख में मिस्र अमेरिका का दोस्त है, जॉर्डन अमेरिका का दोस्त है, सऊदी, यूएई, ये सारे शुरुआती दौर से ही अमेरिका के मित्र रहे हैं। सद्दाम हुसैन को मार डाला गया, लीबिया में गद्दाफी को भी खत्म कर दिया गया, सीरिया में बशर अल असद की सरकार पिछले साल तक थी जो कि रूस के करीबी थे, उनको भी एक और आतंकवादी अल शरा जोलानी का इस्तेमाल करके अमेरिका ने लुढ़का दिया। असद जो हैं वो भागने के लिए, रूस भागने के लिए मजबूर हो गए। अब एक लास्ट देश बचा है मिडिल ईस्ट में या पश्चिम एशिया में, पर्शियन गल्फ के आसपास एकमात्र देश बचा है ईरान, जो कि अभी तक अमेरिका के बस में नहीं आया। जाहिर बात है कि अमेरिका चाहेगा कि इस लास्ट जो देश को अपने वश में कर ले। तरीका क्या है? अमेरिका के पास स्टैंडर्ड है, कहीं बोल के घुस जाता है क्या कि डेमोक्रेसी खतरे में है, कहीं पर यह बोल के घुस जाता है कि वहां ड्रग्स की पेडलिंग होती है, कहीं ये बोल के घुस जाता है कि ये देश कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ईरान के ऊपर भी अमेरिका इस तरह से घुसने की कोशिश कर रहा है जी। लेकिन घुसेगा कब देवनाथ सर? कब तक इंतजार करेंगे ट्रंप? क्या मौतों की संख्या 1000 के पार हो जाएगी? 2000, 5000, जब ईरान गृह युद्ध में पूरी तरह चला जाएगा तब अमेरिका आएगा? हाँ वैभव, देखो, जब अमेरिका कहता है कि ईरान में अगर आयतुल्लाह खुमैनी की सरकार बहुत ज्यादा बर्बरता करेगी और ईरान के लोगों को प्रताड़ित करेगी, मार डालना शुरू करेगी, तो अमेरिका आ जाएगा। लेकिन देखो, ये अमेरिका के घड़ियाली आंसू होते हैं। अमेरिका को कभी नहीं कहीं चिंता रही कि कितने लोग किसने मार दिए तो अमेरिका आके कंट्रोल करेगा। आप गजा की बात देख लीजिए, पिछले 2 साल में गजा में 60,000 से ज्यादा इनोसेंट औरतें, बूढ़े, बच्चे, बीमार लोगों की हत्या कर दी इजराइल ने। क्या अमेरिका वहां पर आया गजा के लोगों को, अरब लोगों को बचाने के लिए? 60,000 में से आकलन, पश्चिमी सूत्रों का दावा है कि 60,000 में से हमास के कितने लोग थे? मुश्किल से 2,500। तो क्या अमेरिका पश्चिम एशिया में गजा में अरब लोगों की मदद के लिए, फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए आया? ऐसा कुछ नहीं है। वो ईरान में एक बहाना ढूंढ रहा है। अब कब अमेरिका घुसेगा? देखिए, अमेरिका बहुत उम्मीद लगाए बैठा है कि ये जो CIA और मोसाद द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकी अंदरूनी प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान में, उसी के बलबूते पर CIA, मोसाद और ईरान की जो नाखुश जनता है वो आयतुल्लाह खुमैनी की सरकार को टॉपल कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मोसाद और CIA ने इसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। अगर आप देखें, पिछले 10 साल में कम से कम 9 ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डाला गया। पिछले 10 साल में कम से कम 14 IRG, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स को मार डाला गया। अब ईरान में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो कि थोड़ा नाराज थे शुरुआती दिन से, 1979 से, क्योंकि जब तक वहां शाह ऑफ ईरान का राज था, थोड़ा पश्चिमी सभ्यता का इन्फ्लुएंस था। बिल्कुल देवनाथ सर, पढ़े लिखे थे जी। इसी पर मेरा अगला सवाल होने वाला है। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी भी जुड़ गए हैं, वो विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपका ऑन इंडिया पर बहुत स्वागत है।
आपसे ही मेरा ये सवाल होगा, उसके बाद देवनाथ सर फिर आपके पास मैं आऊंगा कि अभी जो ईरान की सड़कों पर उतरे हुए लोग हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या भी बहुत अधिक है, और कहा जाता है कि ईरान में जो महिलाएं हैं वहां की, वो कुछ ज्यादा ही खुले विचारों की हैं, आजाद ख्यालों की हैं, बाकी मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों की तुलना में। तो आप जरा अभी ईरान की सड़कों पर जो लोग मौजूद हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। ये वो कौन से लोग हैं? जैसा कि अभी देवनाथ सर बता रहे थे कि इनमें से बहुत सारे लोग 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी उससे नाराज लोग हैं, वो पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। तो उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, जब ये ईरान में 79 में जब इस्लामिक स्टाइल का जब रेवोल्यूशन हुआ था, तो वो मूलतः सामंतवाद के खिलाफ था, क्योंकि वहाँ शाह की सरकार थी और वो एक मॉडर्न स्टेट की तरफ जाना चाह रहे थे। पर जब ये बना तभी उसमें एक विरोधाभास था उस सरकार में, और वो विरोधाभास ये था कि दरअसल वो रिलीजन बेस्ड था। एक तरफ आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और आपके जो एलिमेंट्स हैं वो मिडाइवल है, क्योंकि धर्म तो मध्यकालीन परिकल्पना है ना। तो मध्यकाल की जो चीज थी आप उसको मॉडर्न स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो जब से इस तरह की सरकार की स्थापना हुई थी तो विरोधाभास पहले से ही मौजूद था। दूसरी बात है कि जिस आंदोलन में महिलाएं होती है वह दरअसल आम जनता का आंदोलन होता है, और वो ये देख रहे हैं कि जो बाकी दुनिया तो काफी आगे बढ़ रही है, पर जो ईरान के लोग हैं उनको ना, जो मिनिमम, जो खासकर विशेष तौर पे जो महिलाएं हैं, उनको ना तो फुटबॉल देखने तक की स्टेडियम में खुले तौर पे आजादी थी, न जश्न मनाने की आजादी थी। तो ये तमाम चीजें थी जो वहां के लोगों में असंतुष्टि पैदा कर रही थी। और सोशल मीडिया के जमाने में, जबकि पूरा कोई भी एक देश सिमट कर नहीं रह सकता है, उनको आयरन कर्टन के अंदर नहीं रख सकते हैं, पूरी दुनिया है, तो वो बाकी दुनिया की वो खूबसूरती देख रहे थे, और इधर ईरान में उन पे लगे हुए जो प्रतिबंध थे वो देख रहे थे। ये काफी उनके लिए एक तरीके से असंतोष की या घुटन वाली चीज थी। और उसके साथ साथ अमेरिका जो है वो इस पूरी चीज का फायदा उठा रहा है। बिल्कुल देवनाथ साहब ने ठीक कहा कि गाजा में सारे लोग मारे गए, अमेरिका वहां तो नहीं गया, फिर ईरान में उसको क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि वह ईरान में भी अपने ऐसे पिट्ठू लोगों को बिठाना चाहता है ताकि ईरान के संसाधनों का दोहन किया जा सके, जैसे कि सऊदी अरब का हो रहा है, जैसे कि इराक का हो रहा है, या कि तमाम जो दूसरे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज है उनका हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अमेरिका वहां अपना फायदा देख रहा है, और ईरान में निश्चित तौर पे ये जन विद्रोह है। केवल मोसाद या सीआईए का काम नहीं है, उसमें उसकी भूमिका जरूर है। वो लोग वहां पे काफी सक्रिय है, सब कुछ है, पर यह एक तरीके का वहां का असंतोष का भी आंदोलन है। पर दिक्कत यह है कि सामंतवाद के इस पछड़े से मुक्त होकर ईरान की जनता कहीं इस पूंजीवादी चक्कर में न फंस जाए, ये वाकई देखना होगा। तो देखते हैं कि इतिहास क्या बनता है। वैभव जी, एक सवाल और है तेजावत जी आपसे। वो सवाल ये है कि जो इन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं अमेरिका से बैठकर, उनका नाम है प्रिंस पहलवी, और निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं अमेरिका में, वो क्या उनकी वापसी संभव हो पाएगी ईरान में, जैसा कि वो कह तो रहे हैं कि मैं जाऊंगा तेहरान? देखिए अभी इतना आसान तो नहीं लग रहा है। वैसे देवनाथ साहब शायद इस पे ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाए, क्योंकि उनको डिफेंस और वो सारी तमाम चीजों की जानकारी है। तो अभी अमेरिका अगर मान लो ईरान पे हमला करता है, जैसा कि वह योजना बना रहा है, तो ईरान किस हद तक वह वहां टिक पाएगा या कितना मुकाबला कर पाएगा, उसके लिए मुझे लगता है कि डिफेंस एक्सपर्ट है, उनसे एक असेसमेंट लिया जाना जरूरी है। उसी के बाद में यह तय तय हो पाएगा कि ईरान कितना टिक पाएगा, और वह आगे क्या, वहां की सरकार किस तरीके से प्रतिक्रिया देगी। वैभव जी, बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। सर, आपसे 2 दिन पहले भी इस विषय पर बातचीत हुई थी कि ईरान की सैन्य ताकत क्या है और अमेरिका के सामने वो कितने दिनों तक टिक सकता है, किन-किन मोर्चों पर भारी पड़ सकता है, कहाँ पिछड़ सकता है। उन सारे मुद्दों पर आपने विस्तार से बताया था। इस वाले पहलू पर आपका क्या कहना है कि जो शाह हैं प्रिंस पहलवी, अ, वो ईरान में कितना बदलाव ला सकते हैं? देखिए, रजा पहलवी जो हैं प्रिंस, क्या जी। वो ईरान में आएंगे? बहुत बड़ा निर्भर करता है कि ईरान में जो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल होते हैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने बांग्लादेश में देखा कि एक ऑर्केस्ट्रेट भीड़ को सड़कों पर लाया गया, जमाते इस्लामी
स्टूडेंट मूवमेंट अलग अलग, और मुस्लिम छात्र जो हैं सब सड़क पर आ गए, और उन्होंने आके, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, उन्होंने आके पुलिस को धकेल दिया, आर्मी को वापस बैरक्स में धकेल दिया। बड़ी तादाद में बांग्लादेश में, ढाका में, चट्टगांव में, कोमिला में लोग सड़क पर आ गए। उन्होंने जज, ज्यूरी सबको अपने घर भेज दिया। तो एक क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट होता है जिसमें लगता है कि सरकार की पकड़ सत्ता से गई। तो ऐसी हालत में क्रिटिकल मोमेंट बांग्लादेश में कब आया? जब शेख हसीना को लगा कि और वहां नहीं रह पाएंगी। आर्मी चीफ ने जाके बोल दिया बांग्लादेश की कि मैडम आप चले जाइए, हिंदुस्तान चले जाइए। इस तरह का टिपिंग पॉइंट ईरान में कब आएगा? ईरान में इस तरह का टिपिंग पॉइंट तब आएगा जब आयतुल्लाह खमेनी या राष्ट्रपति पेजेश्कियन या ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो टॉप कमांडर हैं वो इधर उधर छुपने की कोशिश करेंगे या भागने की कोशिश करेंगे, या जनता शायद उनके घर में ही घुस जाए। ऐसा हुआ है कई देशों में। श्रीलंका क्लासिक एग्जांपल है कि जनता प्रेसिडेंट के घर में घुस गई थी। नेपाल में भी हमने जेंजी का प्रदर्शन देखा। तो टिपिंग पॉइंट अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि आज या कल तक इतनी ज्यादा होगी कि आयतुल्लाह खमेनी खुद पेजेश्कियन के साथ देश छोड़ देंगे, या आईआरजी के जो टॉप कमांडर्स हैं। देखिए, पर्दे के पीछे बहुत कोशिश अमेरिका की सीआईए कर रही है कि जो सक्सेसफुल मॉडल उन्होंने वेनेजुएला में लगाया, वेनेजुएला में सीआईए ने पिछले 4 महीने में वेनेजुएलियन सुरक्षा तंत्र के सारे बड़े ऑफिसर्स को अपनी तरफ मिला लिया, ज्यादातर प्रलोभन देकर। तो जब अमेरिका की डेल्टा फोर्स घुसी कराकास में, कोई विरोध नहीं किया। वहां की टैंक सारे सड़क पे खड़े के खड़े रह गए, मशीन गनें सब खड़ी के खड़ी रह गई, एयर डिफेंस सिस्टम्स ने एक भी मिसाइल नहीं लॉन्च किया अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स की तरफ। तो पर्दे के पीछे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड और ईरानियन आर्मी के भी बड़े ऑफिसर्स को अमेरिकन इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश की जाती है। अमेरिका का स्टैंडर्ड मॉडल है कि हुजूर आप वहां पे रहेंगे तो मारे जाएंगे, जनता आपको मार डालेगी। इसके बजाय आप अमेरिका के पक्ष में आ जाएं, जनता के पक्ष में आ जाएं, हम आपको अमेरिका में फलाने फ्लोरिडा में बड़ा सा बंगला दे देंगे, आपकी 3 पुश्तों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ी बड़ी नौकरियां देंगे। ये एक अमेरिका का टिपिकल तरीका होता है। तो अमेरिका उस क्रिटिकल मोमेंट के लिए इंतजार कर रहा है जब आयतुल्लाह खमेनी अपना पैलेस छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देवनाथ सर, एक बात और हो रही है कि तेहरान में जो ईरान के शीर्ष अधिकारी हैं सत्ता के, उनकी बातचीत हो रही है वाशिंगटन डीसी में मौजूद व्हाइट हाउस के अधिकारियों से। ये ट्रंप का दावा है। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, खासतौर से पिछले 1 साल 6 महीने 3 महीने से, उसमें बिना आयतुल्लाह खमेनी या राष्ट्रपति पेजेश्कियन के क्लियरेंस के बगैर कोई भी अधिकारी जो है वो अमेरिका में किसी से भी बात नहीं कर सकता सरकारी तौर पर। हाँ, इसमें सत्यता हो सकती है कि ट्रंप जब कह रहे हैं कि वो ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत में है, ये शायद वो ईरानी अधिकारी जिनको अमेरिका तोड़कर या प्रलोभन देकर या डराकर अपने पाले में ला रहा है, जैसा उसने वेनेजुएला में किया। तो ईरान में जो सरकारी पक्ष है उसमें जो लॉयलिस्ट हैं, देखिए ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड में एक समय, ईरानियन आर्मी 6 लाख स्ट्रांग है, लेकिन ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक चीज बताना चाहता हूं, वो लोग अपनी पर्सनल लॉयल्टी की वजह से चुने जाते हैं। यानी व्यक्तिगत निष्ठा दिखानी पड़ती है आयतुल्लाह खमेनी के प्रति, एक धर्म जैसा एक विश्वास उनको दिखाना पड़ता है, तभी उनको आईआरजी में भर्ती किया जाता है या प्रमोशन दिया जाता है। तो इन लोगों को तोड़कर प्रलोभन देके या डर करके अमेरिका नहीं कर पाएगा। अमेरिका किन अधिकारियों से बात कर रहा होगा? वो कहते हैं ना कि हर जगह आपको विभीषण मिल जाएंगे। जी देवनाथ सर, आपसे ये सवाल है, फिर तेजावत जी के पास भी चलेंगे। मान लीजिए कि कोई बातचीत चल भी रही हो, कोई समझौता हो भी रहा हो तेहरान और वाशिंगटन डीसी के बीच में, तो ट्रंप जैसे इंसान है, वो व्यापारी किस्म के आदमी हैं, वो जब तक अपना कोई फायदा देखते नहीं है तब तक वो अपने फैसलों को बदलते नहीं है। अगर किसी चीज को करने को मूड बना चुके हैं तो तब तक नहीं बदलेंगे जब तक उन्हें कोई बड़ा प्रलोभन दिया ना जाए।
तो ईरान की ओर से ऐसा क्या दिया जा सकता है ट्रंप को खुश करने के लिए? कोई बड़ी कीमत वो क्या हो सकती है जिससे ट्रंप अपना हमले वाला मूड बदल दें? देखिए, ईरान मानेगा नहीं, करेगा लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? वो अमेरिका वही चाहता है जो उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सऊदी में किया, जॉर्डन में किया, या बाद में अभी इराक में कर रहा है, लीबिया में करने की कोशिश कर रहा है, कि उस देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे ईरान की जो सत्ता में जो भी है, आयतुल्लाह खमेनी नहीं करने देंगे, लेकिन चाहेंगे, अमेरिका ये चाहेगा कि ईरान में जो भी शक्ति है वो पूरी तरह से ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को अमेरिका को सौंप दे। यानी ड्रिलिंग कौन करेगा? अमेरिकन कंपनी। जियोग्राफिकल सर्वे कौन करेगा? अमेरिकन कंपनी। वो तेल किस कीमत पर बेचा जाएगा? अमेरिका तय करेगा। किसको बेचा जाएगा? अमेरिका तय करेगा। अमेरिका का एक बड़ा पिक्यूलियर फॉर्मूला होता है। ईरान से, सऊदी से, कहीं से, वेनेजुएला से ऑयल निकालने के बाद मित्र देशों को $1 सस्ता दे देता है, और जो देश अमित्र हैं, न्यूट्रल हैं या दुश्मन हैं, उनको $1-2 में महंगे में देता है। ये अमेरिका का एक तरीका है कच्चे तेल से दुनिया में मित्र बनाने की। तो अमेरिका चाहेगा कि ईरान की जो सरकार है, कोई भी, कल अगर रजा पहलवी भी वहां बैठते हैं, उनको एक ही शर्त पे अमेरिका बिठाएगा कि पूरा का पूरा ऑयल इंडस्ट्री वहां का जो है वो रजा पहलवी अमेरिका को दे दें। उसका टेक्निकल पहलू, आर्थिक पहलू, साइंटिफिक पहलू सब वो अमेरिका को सौंप दे, जैसे सऊदी ने किया हुआ है, जैसे पश्चिम एशिया, यूएई है। अब छोटे छोटे देश हैं, शाह हैं, अमीर हैं, किंग हैं, प्रिंस हैं, ये बेचारे सब मजबूर हैं अपने देश को पूरी तरह से अमेरिका में सौंप देने के लिए। एक और अमेरिका की सीक्रेट शर्त होती है, उस कच्चे तेल को बेचने के बाद जो डॉलर आएंगे या गोल्ड आएगा, वो अमेरिका की बैंक में, अमेरिका की जमीन में, अमेरिका की वॉल्ट में रखा जाएगा। ये अमेरिका दुनिया के सारे देशों में जहां पे भी वो ड्रिलिंग करता है, ये सबसे आखिरी लेकिन सबसे मजबूत शर्त होती है। जी। चलिए अरविंद जी के पास चलते हैं। अरविंद सर, कहा जा रहा है कि अगर लगी है आग ईरान में तो उसकी जद में बहुत सारे और भी लोग आएंगे और भी मुल्क आएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मान लीजिए ये अस्थिरता बढ़ती गई ईरान में और किसी तरह का सत्ता परिवर्तन हो पाया, नहीं हो पाया, देश जो है वो गृह युद्ध की ओर चला गया, तो उसके क्या मायने होंगे? फिर उसका क्या प्रभाव होगा आसपास के क्षेत्रों में, खासकर मध्य पूर्व में? देखिए वैभव जी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं फायदा उठाएगा या वो करेगा, पर इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने हैं। पहली बात तो ये, ईरान उस तरीके का देश नहीं है जैसे कि सऊदी अरेबिया है या बाकी तमाम इस्लामिक कंट्रीज हैं। ईरान जो है वो बाकी जो जितने भी अरब इस्लामिक मुल्क हैं उनमें सबसे प्रोग्रेसिव रहा है, और यही कारण है कि सबसे पहले अगर क्रांति की कहीं ज्वाला उभरी है, चाहे वो 79 में हो या उसके बाद में अभी जो फिलहाल वहां पे जो अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, वो कारण यही है कि यहाँ के लोग जो शिया है और जहाँ पे सोचने समझने का थोड़ा सा स्कोप ज्यादा रहता है, क्योंकि वो धार्मिक कट्टरता बाकी देशों की तरह ईरान में नहीं होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो साइंटिफिकली या टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट बाकी मुल्कों की तुलना में यहाँ पे ज्यादा है, या कि यहाँ की शासन का या सत्ता का जो स्वरूप है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वह भी बाकी अरब इस्लामिक मुल्कों के मुकाबले में काफी बेहतर है। तो अभी बिल्कुल। भले ही अभी अमेरिका भले ही वो तमाम चीजें वो कर रहा है जो ये बता रहा है कि ये अनरेस्ट है और अमेरिका उसका सॉल्यूशन निकालेगा, पर वहां की जनता जो है वो अमेरिका पे भी भरोसा नहीं कर रही है, जबकि वहां की मीडिया ये बता रही है कि नहीं, अमेरिका उनके उद्धार के लिए वहां जा रहा है। अगर ये ऐसा होता है और ईरान में अगर कोई बहुत बड़ा बखेड़ा होता है, शासन सत्ता बदलती है और वो अमेरिकन को भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो इस्लामिक ब्रदरहुड के आधार पर, यहाँ नेशनलिज्म से ज्यादा इस्लामिक ब्रदरहुड आ गई है। कोई वहां देशभक्त होने से पहले ये कहेगा कि वह इस्लाम के जो नैतिक मूल्य या सिद्धांत है उसमें उसका ज्यादा यकीन है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक तरीके से नए इतिहास की तरफ आगे कदम बढ़ा सकता है, और वहां के जो दूसरे जो सत्तासीन लोग हैं एक के बाद एक उखड़ना शुरू हो सकते हैं। तो अमेरिका जितना इसको आसान समझ रहा है वैसा भी नहीं है। हो सकता है कि ये पूरा
जो खासकर मिडिल ईस्ट की दुनिया है, वो आगे आने वाले कुछ डिकेड्स में बदल सकती है। पर हम जानते हैं कि क्रांति के साथ-साथ प्रतिक्रांति भी जुड़ी रहती है। कभी-कभी लोग अच्छा सोचने के लिए सत्ता परिवर्तन करते हैं, पर अगर वही देश अराजकता के हवाले चला गया, तो चीज़ें वाक़ई दूभर हो सकती है, वैभव जी। जी। अरविंद जी, अगर ईरान को लेकर ही बात करें तो अगर मान लीजिए सत्ता परिवर्तन नहीं भी होता है तो 86 साल के हो गए हैं सर्वोच्च नेता। वो हुँ। अपना उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे? किसी भरोसेमंद को बनाएंगे जो यथावत स्थिति बरकरार रखे, या अगर वो इनका होने वाला उत्तराधिकारी ही अमेरिका के हाथों से खेलने लगे तो फिर क्या होगा? ईरान की इस हालत के लिए काफ़ी हद तक खामनेई साहब भी ज़िम्मेदार हैं। जैसे कि हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं कि अकबर के समय में उन्होंने जो मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, जिसके कारण मुगल एम्पायर इतने लंबे समय तक टिका रहा। औरंगजेब के बाद में वही व्यवस्था उसके लिए आत्मघाती साबित हुई और अंग्रेज आए। ईरान की भी लगभग वैसी ही हालत है। जिस व्यवस्था ने ईरान को मजबूत बनाया था, अब वही व्यवस्था बदले हुए समय में उस भार को वहन करने की स्थिति में नहीं है। तो खामनेई साहब ने सारा का सारा जो ताकत थी, अपने हाथ में केंद्रित रखी और अब वो जब बूढ़े हो रहे हैं, सत्ता पे पकड़ उनकी ढीली हो रही है, तो बाकी उनके मुकाबले में कोई ऐसा मजबूत लीडर उनके सामने नहीं है। तो क्योंकि उनका खुद का भी लोगों पे भरोसा कभी नहीं रहा, तो यह हालत होनी ही थी। और उसके साथ-साथ जिस स्टाइल का वहाँ पे 79 में रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें भी वर्तमान जो चैलेंजेस है, उसको फेस करने की ताकत नहीं है। खासकर वहाँ की जनताओं की आकांक्षा और जो खासकर आज़ादी की जो उम्मीदें लेकर जो वहाँ की महिलाएँ और वहाँ के जो तमाम अगर आप देखेंगे तो जो महिलाएँ जो एकदम बुर्के के नीचे और हिजाब और उनके नीचे जो ढकी रहती है, अगर उनके व्यक्तिगत जीवन या उनके जाएँगे खासकर क्योंकि मैं काफ़ी ईरान के लोगों से परिचित हूँ, तो लगता है वो उतनी ही एग्रेसिव आपको नज़र आएगी। मतलब छुपे तौर पर वो जितनी ज़्यादा स्वच्छंद हैं, व ऊपरी तौर पर उन्हें उतना ही ढका जाता है। तो यह सारी चीज़ें हैं, जो वहाँ की बदलते हुए समाज की ओर इशारा करती है। तो आप जो भी बता रहे हैं नई कि आपके बहुत सारे ईरानी परिचित भी हैं। उनका सर्वोच्च नेता को लेकर क्या नज़रिया, उनकी क्या सोच है? क्या वही पुराना भरोसा अभी भी बरकरार है उनका कि यही वो इंसान है जो हमारे देश को आगे लेकर जाएगा? देखिए ईरान में भी जैसे कि हर देश में होता है, कुछ एलीट लोग होते हैं, कुछ आम जनता होती है। तो आम जनता को जो खासकर एक कॉमन सेंस होता है, उसमें एकदम बरगला लिया जाता है और वो कॉमन सेंस वो एकदम ठीक होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो तो कॉमन होता है। तो एक वो अलग होता है पर जो दुर्भाग्य से मेरे संपर्क में जो लोग रहे हैं, चाहे वो वहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स रहे हैं या कुछ जो वहाँ की जर्नलिस्ट महिलाएँ हैं या इस तरीके की जो तमाम लोग हैं, वो क्योंकि एक नई पीढ़ी, एक नई जनरेशन है, तो वो उस शासन सत्ता में घुटन महसूस करते हैं और वो एक आज़ादी महसूस नहीं करते हैं। तो तो उनका अलग से उसी घुटन पार्टियाँ का भी नतीजा होती है है। ये। जी, हाँ, काफ़ी हद तक, खासकर एलीट क्लास में ज़्यादा घुटन है, लेकिन क्योंकि वो बाकी दुनिया को भी देख रहे हैं। अरविंद सर, देवनाथ सर से भी मेरा यही सवाल रहेगा, देवनाथ सर भी आपके पास आऊँगा मैं। अमेरिका कहता है कि लोकतंत्र होना चाहिए किसी भी देश में और वहाँ पर स्वतंत्रता होनी चाहिए लोगों को बोलने की, खाने की, पीने की, और रहन-सहन भी उनका पूरी तरह उनके ऊपर ही होना चाहिए कि वो कैसे रहना चाहते हैं। लेकिन यही व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यही लोकतंत्र की बातें अमेरिका सभी जगह लागू नहीं करता। वो ईरान में तो चाहता है कि लोकतंत्र हो, महिलाओं के पास आज़ादी हो, लेकिन सऊदी अरब में भी तो महिलाओं के पास उतनी आज़ादी नहीं है, वहाँ भी तो लोकतंत्र नहीं है। अभी कुछ सालों को छोड़ दें तो सऊदी अरब में महिलाओं के पास कार चलाने की इजाज़त नहीं थी, स्टेडियम में बैठकर वो मैच नहीं देख सकती थी। अभी जो प्रिंस वहाँ के सलमान है, थोड़ा बहुत वो सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक जैसी बातें दो जगह लागू क्यों नहीं करता? जो चीज़ वो ईरान में चाहता है, वो सऊदी अरब में क्यों नहीं चाहता? अरविंद सर? अच्छा, ये प्रश्न मेरे से था। जी। बिल्कुल, कारण ये कि जो सऊदी अरेबिया का जो वहाँ का जो सेटअप है, खासकर वहाँ का जो एक तरीके से सामंतवाद से पूरी तरीके से मुक्ति उन्हें नहीं मिली है। तो यही कारण है कि ईरान अलग है। जैसा कि मैंने वैभव जी शुरुआत में ही कहा आपको कि ईरान के लोग अलग हैं। वहाँ पे दरअसल जैसे कि हमारे भारत के संदर्भ में बंगाल के बारे में लंबे समय तक ये सोचा जाता था कि कोई भी नए विचार बंगाल से शुरू होते हैं या खासकर यूरोप में कोई भी नए विचारों की शुरुआत फ्रांस से होती है। वैसे ही खासकर मिडल ईस्ट के लिए कहा जाता है कि कोई भी नए विचार आते हैं,
चाहे वो सूफी स्टाइल के हो या किसी भी तरह के हो, या धर्म की जकड़न को कम करने वाले हो, तो ईरान उसका एक उर्वर भूमि रही है। तो ईरान का समाज अलग है, तो वो यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर अभी जो बाकी सऊदी अरेबिया या जो तमाम जिन मुल्कों का आपने जिक्र किया है, वहां पे सामंतवाद से अभी उस तरीके से मुक्ति नहीं हुई है। तो वहां पे आज भी वह पुराना वाला ढर्रा है, जहाँ पे एक तरीके से खानदानी रूप से जो सत्ता के जो ऊंचे स्तर पर जो लोग होते हैं, वो तय होते हैं, उनके बेटे फिर उनके बेटे। तो उन मुल्कों की थोड़ी हालत कम है, और जो पॉलिटिकल अवेकनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो ईरान में जितनी देखने को मिलेगी, वह बाकी मुल्कों में देखने को आपको नहीं मिलेगी। वैभव जी। बिल्कुल अरविंद सर, आपने जैसा कि बताया, और ईरान का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है, फिर चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, और बहुत भरा पूरा इतिहास रहा है। हालांकि पिछले कई दशकों से वहां पर इस्लामिक जब शासन आया तो उसके बाद से ये चीज़ें थोड़ा कम हुई। देवनाथ सर, आपके पास ही आएंगे। सर, मेरा सवाल वही रहेगा, अमेरिका का दोहरा मानदंड क्यों होता है? अगर वो ईरान में लोकतंत्र चाह रहा है जैसा कि ट्रंप कहते हैं, तो लोकतंत्र बाकी मिडिल ईस्ट के देशों में क्यों नहीं होना चाहिए? वैभव जी, अमेरिका बहुत ही वास्तववादी यानी यथार्थवादी देश है। अभी एक साल पुराना एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जब सीरिया में तख्ता पलट करने की अमेरिका की इच्छा हुई कि बशर अल असद को उल्टा करना है, तो उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? अल-शरा जोलानी। जबकि 10 साल पहले इसी अल-शरा जोलानी पर अमेरिका ने आईसिस का अल-कायदा का मेंबर होने के हिसाब से $1 मिलियन का प्राइस रखा था, घोषित आतंकवादी अमेरिका के द्वारा। और उसी अल-शरा जोलानी को अमेरिका ने अस्त्र दिए, शस्त्र दिए, ट्रेनिंग दी। तुर्की में थोड़ा सा उनका शरण स्थल दी, और वो HTS नाम का एक आतंकवादी ग्रुप बनाने में अमेरिका ने हेल्प की, तुर्की ने हेल्प की। और फिर अल-शरा जोलानी HTS ग्रुप का, आतंकवादी ग्रुप का लीडर घुसाया दमस्कस तक। उसने सीरिया की आर्मी को भगा दिया, हरा दिया, या जो भी है। सीरिया की आर्मी भी नहीं लड़ी, शायद उनको भी अमेरिका ने पीछे से खरीद लिया था। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि अल-शरा जोलानी एक डेमोक्रेटली इलेक्टेड लीडर है? सवाल ही नहीं है, वो तो आतंकवादी था, अमेरिका रिकॉर्ड में है। तो दुनिया में अगर हम लिस्ट बनाना शुरू करें द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक, कम से कम 20 डिक्टेटर्स, कम से कम 20 मिलिट्री शासकों को, और कम से कम 100 से ज्यादा सामंतवादी राजा, प्रिंस, किंग, ये शाह, अमीर, ये सब कौन है? या पर्शियन गल्फ के आसपास आप देख लीजिए, इन देश छोटे छोटे मुल्क हैं, भारत के दोस्त हैं, तो नाम भी नहीं लेना चाहता। इन सब जगह पर कहीं पर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। एक परिवार है जो कि पिछले 100 साल से, 50 साल से, दशकों से राज करता आ रहा है। हम उनको रेस्पेक्ट से अमीर कहते हैं, हम उनको रेस्पेक्ट से एड्रेस करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी कहाँ है इन देशों में? तो अमेरिका। देवनाथ सर, क्या यही माना जाए कि तेल पर नियंत्रण दे दो अमेरिका को, अमेरिका की पहुंच दे दो अपने तेल संसाधन और भी जो भी हैं वहां तक, तो अमेरिका फिर लोकतंत्र बाकी सारे मसलों पर चुप हो जाएगा, उसके लिए सब अच्छा लगने लगेगा? अमेरिका चाहता है कि जिसके पास भी कोई रिसोर्स है, देखिए 100 साल पहले कच्चा तेल रिसोर्स था। अब पिछले 10 साल से हम सोच रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। तो आने वाले दशकों में जिस भी देश में रेयर अर्थ मिनरल है, अमेरिका चाहेगा कि वो उसकी शरण में आ जाए। यूक्रेन क्लासिक एग्जाम्पल है। तो कच्चे तेल का जो मापदंड है वो आस्ते आस्ते थोड़ा कम हो जाएगा, और अमेरिका भविष्य में उन देशों को अपने कब्जे में या अपनी शरण में या अपने चरणों में देखना पसंद करेगा जहां पर रेयर अर्थ मिनरल हैं। अब उन देशों की सत्ता अमेरिका ही तय करेगा। पाकिस्तान एक क्लासिक एग्जाम्पल है। कहीं से अमेरिका को लग रहा है कि बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल हैं, तो ठीक है, पाकिस्तान में अपनी पसंद का सरकार बनाओ। तो आने वाले दशकों में हम देखेंगे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो आस्ते आस्ते कच्चे तेल की जगह आ जाएगा एज ए स्ट्रेटेजिक सोर्स। जी
बिल्कुल। और अरविंद सर के पास चलते हैं। सर, थोड़ा ट्रंप को लेकर बात कर लेते हैं। ट्रंप जैसी वो हरकतें कर रहे हैं, हरकतें ही कहेंगे, और उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया है वेनेजुएला का। मेरा सवाल ये है सर कि ट्रंप प्रशासन में अभी जो लोग हैं उनमें से क्या कोई ऐसा भी नहीं है जो बहुत सारे मसलों पर ट्रंप से असहमति जता सके और कह सके कि नहीं, आप ये ठीक नहीं कर रहे, नहीं ये गलत कर रहे हैं? क्योंकि हम पिछले कार्यकाल में देख चुके हैं, जब बाइडेन थे तो उनके साथ ही जो उनकी उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस, उनको लेकर कहा जाता था कि बहुत सारे मुद्दों पर वो अपना पक्ष रखती थी और उनकी बातें कई बार मानी भी जाती थी। लेकिन इस प्रशासन में तो ऐसा दिखता है कि सब कुछ ट्रंप ही है। माना कि राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान होता है, लेकिन इतनी ज्यादा ताकत, इतनी ज्यादा सत्ता का दुरुपयोग। असहमति जताने वाले लोग भी हैं, और जिन्होंने असहमति जताई उनको सरकार से बाहर कर दिया गया। एलन मस्क इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पहले वो साथ है, ऐसे तमाम लोग हैं जो, मैंने खाली एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया है, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे विदेश नीति में हो, हर रोज वहां बाहर निकाले जा रहे क्योंकि हैं। अरविंद सर, और हमारे मामले में भी यही कहा जा रहा है कि हमारे साथ जैसे ट्रंप रिश्ते खराब कर रहे हैं, बहुत सारे अमेरिका के ही बड़े लोग, अधिकारी, प्रतिष्ठित लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पूरा समय लगा है भारत और अमेरिका के रिश्तों को इस ऊंचाई तक पहुंचने में। उसमें बहुत सारे लोगों ने खाद पानी दिया है। उन लोगों का आज दुख हो रहा है कि जैसे ट्रंप बिगाड़ रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल, भारत और अमेरिका की दोस्ती में दशकों लगे हैं उसको पटरी पे लाने में। जब से बिल क्लिंटन यहाँ आए थे वाजपेयी जी के जमाने में, और जिस तरीके से भारत ने स्वागत किया था, या मुझे याद है हेनरी किसिंजर जो है वो उदयपुर भी आए थे, और जिस तरीके से जो सारे पुराने और नए लोगों ने मिलकर भारत और अमेरिका को करीब लाया था, और भारत की अब डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिका पे काफी बड़ी हुई है, खासकर एयरफोर्स जैसे मामले में तो मुझे लगता है कि बिना अमेरिकी मदद के हम बहुत लंबा चल भी नहीं पाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, पर बावजूद उसके जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो उनकी अपनी शैली है, क्योंकि अमेरिका में एकात्मक शासन होता है, राष्ट्रपति जो उसका जी। ही पूरी तरीके से होता है, उस तरीके का पार्लियामेंटेरियन जो सेटअप जो होता है वो नहीं है अमेरिका में। इसलिए सब कुछ मुश्किल है, क्योंकि पूरी की पूरी चीजें राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घूमती है, और उसी का जो है, और ट्रम्प साहब के लिए बहुत सारे लोग जो अखबारों में यह भी चर्चा करते हैं कि वो एक खास बीमारी से ग्रसित है, जिसमें आदमी अपने आप को सर्वोच्च समझने लगता है, साइकोलॉजिकल एक स्टेटस ऑफ माइंड होता है। तो वो है, तो ये सारी चीजें हैं। और पर यह भी मानना पड़ेगा कि ये अब आ, इतिहास का अरविंद एक सर, अंग है। जो असहमति जताने वाले लोग हैं जिनके बारे में अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे, वो कौन से लोग हो सकते हैं? असहमति जताने वाले ज्यादातर लोग, जो खासकर जिनको पता है, जो एक्सपर्ट्स हैं, मान लो जैसे कि कोई फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये सब मत करिए, क्योंकि अभी फायदा तुरंत तो हो जाएगा टैरिफ वगैरह से, पर लॉन्ग टर्म में अमेरिका को दिक्कत होगी। तो इस तरीके से, अच्छा ये ऐसा है, आप हमारी नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको बाहर निकाल दिया। विदेश नीति के मामले में जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, तो या तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो नक्कार खाने में तूती जैसी उनकी हालत हो जाएगी, या फिर उनको धीरे धीरे साइडलाइन कर लिया जाएगा। या खासकर अमेरिका में, क्योंकि कैरियर और जॉब के ऑप्शंस काफी होते हैं भारत के मुकाबले, इसलिए वो लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। कई बार वो आत्मसम्मान के कारण, या उनको लग रहा है कि उनको उनके अनुरूप सब कुछ चीजें नहीं हो रही है। भारत में क्योंकि सत्ता का स्वरूप थोड़ा सा अलग है, इसलिए लोग वहां से अपने आप को अलग करना थोड़ा कम चाहते हैं। कारण ये कि उसके बाद में उनका दूसरी जगह पे जहां जाते हैं वहां पे इतना सम्मान या वो चीजें नहीं रह पाती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी सिस्टम में हो। वहाँ तमाम जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब उनके अनुरूप नहीं होता है, जो बहुत सारे, खुद ट्रम्प सरकार में भी बहुत सारे प्रोफेसर वगैरह है जो पॉलिसी बनाते हैं, जब उनको लगता है कि ठीक नहीं है, तो वो वापस विश्वविद्यालय में आकर अपना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पर भारत के विश्वविद्यालयों की वो हालत नहीं है, कि वो सम्मान भी नहीं है, और न उस तरीके का सेटअप है, पॉलिटिक्स काफी ज्यादा है। तो अमेरिका में लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। जी वैभव जी। अरविंद सर, अभी अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं उनका बयान आया है, अभी कुछ ही घंटे हुए हैं उनके बयान को, आपने भी पढ़ा होगा। उनका कहना था कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ट्रंप ने ईगो पर ले लिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन क्यों नहीं किया। तो व्यक्तिगत होकर बहुत ज्यादा वो सोचते हैं और एक राष्ट्राध्यक्ष होकर कम सोचते हैं वो। नहीं, उनके साथ में जो पॉलिसी बनाने, स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग जरूर हैं,
और ट्रम्प इतने भी बेवकूफ नहीं है, दरअसल ये उनकी शैली है, जिसको ट्रम्प की अपनी ही शैली है, और उसके फायदे भी हुए हैं अमेरिका को। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ट्रम्प जो कर रहे हैं नुकसान ही नुकसान हो रहा है। उनके जो तात्कालिक फायदे हैं वो सामने दिख रहे हैं, और वो उनका स्टाइल है। और वो बार बार ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त थे, पर उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि वो मेरे माथा थे। उन्होंने कहा कि सर सर मैं आ जाऊं क्या आपसे मिलने, या जिस तरीके से वो भारत के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो ये एक उनका दबाव में लाने का एक तरीका है। और यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है कि अगर अमेरिका के साथ भारत जाता है तो वो हमेशा मातहत ही रहेगा। वहां पे बराबरी वाला मामला कुछ है नहीं, क्योंकि अमेरिका के साथ जाना मतलब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को सपोर्ट करना और उसको मान्यता देना। वहीं अमेरिका के खिलाफ जाने का मतलब कि आप मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम के साथ जा रहे हैं, पर उसके अपने खतरे हैं, क्योंकि भारत ने उस तरीके से खासकर व्यापार आदि क्षेत्रों में वो तमाम चीजें नहीं की है। खासकर तकनीकी के मामले पर हम पश्चिमी दुनिया पे काफी निर्भर हैं, और खुद जो यूरोपीय संसार है वो दरअसल अमेरिका पे काफी निर्भर है। तो भारत के लिए ये सब कुछ आसान नहीं है कि वह अमेरिकन खेमा, पर अगर अमेरिका के साथ रहता है तो अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वहां पे सर तो डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे, और आपकी हैसियत जो है वो हमारे माथत ही रहेगी। तो ये उन्होंने भारत के उस आत्मसम्मान को या उसको कम करने के लिए इस तरीके के बयानात अक्सर काम में लिए जाते हैं। इंदिरा जी के समय में भी ऐसा हुआ था, और इसका काफी गुस्सा इंदिरा जी को भी था। पर उस समय भी काफी तमाम चीजें, और अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो वो चीजें नजर आएगी जो इस समय आप भारत में देख रहे हैं। जी आ, वैभव जी। अरविंद सर और देवनाथ सर, इस बातचीत का एक आखिरी सवाल भी मैं उसका जवाब भी आप दोनों से ले लेता हूं। वो सवाल ये है कि अमेरिका के जो नए नवेले भारत में राजदूत हैं उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल या उसके अगले साल ट्रंप का दौरा हो सकता है भारत में, नई दिल्ली आ सकते हैं वो। और हमने देखा है अमेरिका के राष्ट्रपति अपने 4 साल के कार्यकाल में एक बार भारत जरूर आते हैं, जैसे ओबामा 2010 में आए थे, फिर 15 में आए, ट्रंप अपने पहले वाले कार्यकाल में 2020 में आए थे, उसके बाद फिर बाइडेन आए थे जब हमारे यहाँ G20 की बैठक हुई थी। तो ट्रंप का दौरा अगले साल हो सकता है या उसके अगले साल, और क्या वो सच में आएंगे या इस बार स्किप कर सकते हैं? तेजावत सर। देखिए अक्सर ऐसा देखा गया कि जो ट्रम्प साहब को कुछ कुछ जगहों पे आना था, या उससे पहले जो बाइडन जो आने वाले थे, अमेरिका की विदेश नीति में एक सततता है। तो जो बाइडन साहब भी आप देखेंगे कि G20 की मीटिंग में आए थे तो थोड़ी देर रुककर फिर वो चले गए थे। बाकी सारे राष्ट्र अध्यक्ष के मुकाबले वो पहले चले गए थे, यहाँ तक कि वो फोटो सेशन में भी नहीं थे। तो ये अमेरिका की तरफ से एक संदेश होता है कि देखिए भारत को एक ना एक कोई तय करना पड़ेगा। तो मुझे अभी तो ऐसी कोई तैयारी नजर नहीं आती है, खासकर विदेश मंत्रालय में, कि उनकी यात्रा की कोई तैयारियां पूरी हो गई हो। क्योंकि जो भी ये दौरे होते हैं उनकी तैयारियां लगभग एक साल पहले से ही शुरू हो जाती है कि कौन कौन से समझौते होंगे, क्या होगा। पर ऐसी अभी विदेश मंत्रालय में इस तरीके की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है, पर आ भी सकते हैं। और उस समय ये देखना होगा कि ट्रम्प साहब यहाँ आने के बाद में वो पाकिस्तान जाते हैं, या कि वो केवल भारत से ही वापस निकल जाएंगे, क्योंकि भारत लेकिन की वो ये वो नीति। प्रथा तो टूट चुकी है तेजावत सर, कि कोई नहीं, भारत भारत। राष्ट्रपति आता है तो पाकिस्तान भी जाता है। जी हाँ, तो यही देखना होगा कि अमेरिका हमें दबाता है उसमें, या भारत को अमेरिका की माननी पड़ती है। क्योंकि भारत अक्सर इसे पसंद नहीं करता है कि भारत आने के बाद में कोई पाकिस्तान जाए, क्योंकि वो एक ही तराजू पे तोलने वाला होता है। इसलिए कुछ राष्ट्राध्यक्ष ये भी आए कि उनको भारत पाकिस्तान दोनों का दौरा करना था। फिर वो पहले भारत आए, फिर किसी तीसरे देश गए, और फिर बाद में थोड़े दिनों बाद में पाकिस्तान आए। तो भारत को नाराज न करें इसलिए हुए। पर अमेरिका क्या वाकई ये इस परंपरा को निभाएगा, इसको मुझे लेकर थोड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि वो खासकर ट्रम्प जैसे जो प्रेसिडेंट है वो काफी एरोगेंट है, और उससे ही तय होगा कि वह कितनी तवज्जो देते हैं, खासकर वो क्या इसकी भी मध्य। संभावना है कि वो पाकिस्तान चले जाएं और हमारे यहाँ ना आए? नहीं, इसकी संभावना तो बिल्कुल कम है। कारण ये कि भारत को वो दबा सकते हैं, पर भारत को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते हैं। लेकिन सर और कोशिश दक्षिण तो कर एशिया रहे में। होंगे, मुनीर भी कर रहे होंगे और शहबाज शरीफ का पूरा प्रशासन कर रहा होगा कि नहीं, ट्रंप का पाकिस्तान दौरा हो। बिल्कुल वैभव जी इतना मजबूत बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान कि वो पाकिस्तान आए और भारत, क्योंकि ऐसे में भारत से साफ साफ ये दिखाना होगा कि आप हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। और भारत और अमेरिका के संबंध अभी इस स्तर तक नीचे नहीं गिरे हैं। तो ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है ना, पाकिस्तान की वह हैसियत है खासकर दक्षिण एशिया में। यह भारत का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान ने हमेशा, खासकर वहां का जो एलिट क्लास है,
उसने भारत के खिलाफ काम किए, क्योंकि वहां के जो सेना के बड़े अफसरानों को पैसा चाहिए था और उसके लिए वो पश्चिम की कठपुतली बनते रहे। अगर भारत का इतने करोड़ों अरबों खरबों रुपए अगर युद्ध में नहीं झोंका जाता और हम आराम से यहाँ प्रगति कर रहे होते, तो शायद भारत आज उसी स्थिति में होता जैसा कि चीन है, और पाकिस्तान भी गर्व से जी सकता था। पर दुर्भाग्य है, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता है वैभव जी। चलिए जी। देवनाथ सर के पास चलते हैं। सर, मोदी और ट्रंप के रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई है वो कब पिघलेगी, आपको क्या लगता है? और क्या सच में 2027 के आखिरी या 2028 में ट्रंप का दौरा हो सकता है भारत में? वो अपने इस कार्यकाल में नई दिल्ली आएंगे या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी जी और ट्रंप के जो रिश्ते हैं ठीक है, व्यवहारिक हैं, नॉर्मल हैं। 5 मिनट में ठीक हो सकते हैं अगर मोदी जी बोल दें कि हाँ, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था उसे ट्रंप जी ने रुकवाया। 5 मिनट में रिश्ते ठीक हो जाएंगे। और अगर हम बोल दें कि हाँ, ट्रंप को इसके लिए नोबेल पीस प्राइज दे दें, मोदी जी ऐसा बोल दें, तो 1 मिनट में रिश्ते ठीक हो जाएंगे। आज रात को ही ट्रंप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, जब तक भारत के ऊपर ट्रंप 500% टैरिफ की बात करेंगे या अभी जैसे 50% टैरिफ लगा रखा है, तब तक तो कोई माहौल बनते नजर नहीं आ रहा। ना विदेश मंत्रालय, ना भारत की आम जनता में जो मानसिक भावना है वो ट्रंप को वेलकम करने के लिए तैयार है। ये अमेरिकन एम्बेसी को पता है कि आम आवाम ट्रंप के ऊपर फूल नहीं फेंकेगी। हो सकता है एक पत्थर जरूर गिर जाएगा कहीं से धौला कुआं में, जब उनका कॉन्वॉय उनका मोटरकैट जा रहा होगा। जी। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर। अरविंद जी आपका भी और देवनाथ सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए ईरान को लेकर, ईरान में अभी क्या चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के जो संभावित दौरे को लेकर बातचीत हो रही है। अभी संभावित ही है क्योंकि अभी कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है और पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो भारत आएंगे या नहीं। तो फिलहाल अभी के लिए तरकश में आज बस इतना ही। ईरान पर नज़र बनाए रखिए, ईरान में बहुत कुछ चल रहा है और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन की आहट बहुत जोरों से सुनाई दे रही है और ईरान से जुड़ी हर अपडेट आपको वन इंडिया पर मिलती रहेगी, इसलिए आप वन इंडिया देखते रहिए। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.